बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए हफ्ते के आगाज़ में आप डायरेक्ट लाइन देख रहे हैं। मैं हूं जवेरिया ज़ैद आपके साथ। आज इन 3 स्टोरीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज की। कहा जा रहा है कि कौन PTI में रहेगा और कौन नहीं, 24 नवंबर को इसका फैसला हो जाएगा। तो एहतजाज की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची, हुकूमत की क्या हिकमत अमली हो सकती है, क्या हिदायत दी जा रही हैं और कुछ वार्निंग्स भी दी जा रही हैं। कौन ये वार्निंग्स दे रहा है, इनको तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। आज की दूसरी स्टोरी में जिक्र होगा VPN का। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि VPN का इस्तेमाल गैर शरई नहीं है, यानी इस मामले पर हुकूमत खुद कशमकश का शिकार है। इसको हम डिस्कस कर लेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन इसराइली बर्बरियत बात होगी। इसराइली हमलों में इजाफा होता जा रहा है और हिज़्बुल्लाह के तर्जुमान को भी शहीद कर दिया गया है। क्या कुछ हो रहा है और जो अक़वाम आलम है वो क्यों आंखें बंद करके बैठी है, मुस्लिम उम्मत क्यों बात नहीं कर रहे, इस सब को हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। अपने पैनल की राय हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आज की पहली स्टोरी को डिस्कस करेंगे। जनाब 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल बानी PTI ने दे दी है, जिस पर अब बुशरा बीबी भी मुतहरिक नज़र आ रही हैं। कुछ अहम हिदायत दी गई हैं उनकी जानिब से और वार्निंग्स भी उन्होंने दी हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ना सिर्फ मुतहरिक हैं बल्कि कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए हम तैयार हैं। अब हो क्या रहा है, क्या नारे उन्होंने लगवाए हैं, रद्द अमल में क्या कहा गया, अपने पैनल की राय जानने की कोशिश करेंगे। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आदिल साहब, इफ्तिखार फिरदौस साहब और आमिर खाकानी साहब भी हमें आज के डिस्कशन में ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आदिल साहब, सबसे पहले हम अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर लेते हैं। वो तो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को हम मुकम्मल तैयार हैं। क्या इस्टेब्लिशमेंट भी बात करना चाहेगी इनसे? 50% तैयार है ना जी। PTI तैयार है, इस्टेब्लिशमेंट तैयार नज़र नहीं आती उस तरह से बातचीत करने के लिए। तो अभी तहरीक इंसाफ ना जाने किस खुशफहमी का शिकार है। इस तरह के जो हालात आने वाले दिनों में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके बाद कहाँ पे बातचीत के दरवाजे जो है वो खुल सकते हैं। हमने भी कुछ अर्सा पहले देखा कि कुछ जो रिलैक्सेशंस मिली थी तहरीक इंसाफ को, तो उसके जवाब में जो रद्दमल आया है कि उन्होंने 24 को एहतजाज की कॉल दे दी है और ख़ुद उनकी अपनी पार्टी में जो उनके जो रहनुमा है वो रिलेक्टेंट हैं। बहुत मोहतात रवैया इख्तियार किया हुआ है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने और एक बड़ी क्लैरिटी है, तकसीम है जो नज़र आ रही है। ऑलरेडी कई ग्रुप्स में थी, लेकिन इस वक्त जो एहतजाज के मामले पर एक तकसीम है वो बड़ी गहरी होती हुई नज़र आ रही है। आज जो पेशावर में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें भी उस तरह से शायद तहरीक इंसाफ के लोग जो है शिरकत नहीं कर रहे। जिस किस्म का रिएक्शन हमने माजी में देखा था तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से, जब इस तरह की कॉल्स आती थी जिस तरह से एक रिएक्शन का इजहार किया जाता था, वो उस तरह की सूरत हाल अभी जो है वो नज़र नहीं आ रही और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल तैयार है इस एहतजाज को। और मैं आज ही देख रहा था कि एक दफ़ा 144 के तहत पाबंदी लगा दी गई है इस्लामाबाद में, एक दफ़ा फिर कंटेनर्स जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और यकीनी तौर पे 24 से पहले इस्लामाबाद फिर एक कंटेनर्स का शहर होगा। पुलिस को जो है वो जो है पैलेट गन्स और उनके लिए शेलिंग परचेज की जा रही है। तो हुकूमत भी पूरी तरह तैयार है और इस दफ़ा लगता है अगर तहरीक इंसाफ की ने एहतजाज किया और इस्लामाबाद की तरफ इस्लामाबाद पे चढ़ाई की तो इस दफ़ा रिएक्शन शायद थोड़ा मुख्तलिफ हो। पहले तो हम देख रहे थे कि अच्छा, इस दफ़ा आपको लग रहा है मुख्तलिफ रिएक्शन होगा, यानी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तैयारी है। जिस तरह सादिल साहब आपने बात की कि जो ग्रुपबंदी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उनमें से अक्सर लोग जो इजलास बुला रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब उसमें भी शिरकत नहीं कर रहे। कुछ ये इफ्तिखार साहब अपनी राय दे रहे हैं कि इस जलसे में शिरकत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। आपको लगता है कि जो प्लान किया गया है, जो इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है, वो स्ट्रैटेजी कारगर साबित होगी 24 नवंबर के लिए? देखें, अगर हम हवाला दें मीटिंगों की, क्योंकि पेशावर के अंदर पिछले 3 दिनों से जो है वो मीटिंग्स शुरू हैं और कल की मीटिंग और आज की मीटिंग में खुसूसी तौर पर बुशरा बीबी को कहा गया था कि वो इमरान खान साहब का जो पैगाम है
वो पार्टी के जो ओहदेदार हैं उनको जो है वो सुनाएं। तो मीटिंग के अंदर उनको भी एक दर्जा दिया गया जिसके ज़रिए उन्होंने कहा कि जाना ज़रूरी है वगैरह। लेकिन हुआ क्या कि मीटिंग के बाद हमने देखा कि जो ज़िलाई सतह की जो तहरीक-ए-इंसाफ की तंज़ीमें हैं, उसमें से इस्तीफ़े आना लग गए। और जब पूछा गया कि इस्तीफ़े क्यों आ रहे हैं, तो वो पार्टी ओहदों से लेकर इस बात तक जो है वो नाराज़गी दिखाई गई कि पाबंदी लगाई गई है कि 5 से 10,000 बंदा एमएनए 10,000 और एमपीए 5,000 बंदे जो है वो मिलेंगे। और अगर ये नहीं लेकर आए तो इनको शो कॉज भी जो है वो दिया जाएगा और पार्टी की तरफ से जो है धत्कारा भी जाएगा। अब मेरी तहरीक इंसाफ के कुछ ओहदेदारानों से जो है वो बात हुई और उन्होंने कहा कि भाई एहतजाज तो हम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अपने पॉलिटिकल जो है ज़ील के तहत जो है वो लेकर जा सकते हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती का काम तो हम नहीं कर सकते। और आज भी एहतजाज की शक्ल जो है हमने देखी पेशावर के अंदर, और जो उनकी तवक्कुआत हैं वो ये हैं कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से लोग जो है वो ना जाएं, बल्कि हर जगह से आएंगे तो तब ये एहतजाज जो है वो एहतजाज रहेगा। लेकिन अली अमीन साहब का एक अपना तर्ज बयानिया है और जो तहरीक इंसाफ की एक तर्ज सियासत भी है, जिसमें वो बार बार कहते हैं कि विफाक के लिए हमने सरप्राइज बनाया है और विफाक के साथ हम ये करेंगे। लेकिन ये कहते हुए जवेरिया, मैं ये बात समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि अगर पार्टी लेवल पर लोग मुतहर्रिक ना भी हों, फिर भी ये लगता है अभी भी इस मूवमेंट से, क्योंकि जो तंजीम की आपस में जो ताल्लुकात हैं और जो उनका इन्हिसार है आम लोगों के ऊपर, लगता है ऐसा ही है कि लोग जमा होंगे और कोशिश जो है वो जरूर जाएगी। अच्छा, आपको लगता है कि लोग जमा होंगे? आदिल साहब, बुशरा बीबी के हवाले से बताइएगा कि वो कुछ अहम हिदायत भी दे रही हैं, वो वार्निंग्स भी दे रही हैं, जैसे लोग कुछ खाइफ भी नज़र आ रहे हैं कि हम ज़बरदस्ती तो लोग जमा नहीं कर सकते, एमपीए 5,000 और जो एमएनए हैं वो लेके आएंगे जनाब 10,000 लोगों को। तो ये बताइएगा क्या पार्टी क़यादत संभालने वाली हैं मुस्तकबिल करीब में बुशरा बीबी? क्योंकि इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि सियासत में उनका कोई हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ मेरा पैगाम पहुंचाएंगी पार्टी तक, लेकिन हमें मामला तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और नजर आ रही है। बिल्कुल इसी तरह है। बुशरा बीबी का इन्फ्लुएंस पहले भी पॉलिटिक्स के अंदर था, पार्टी के अंदर था। वो डायरेक्शंस दे रही थी। उनकी जो ऑडियो लीक हुई है वो तो सोशल मीडिया के हवाले से थी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी इन्फ्लुएंस इमरान खान के ऊपर भी था और पार्टी के ऊपर भी था, और बहुत सारे फैसले जो हैं उसमें जो है बुशरा बीबी की इन्फ्लुएंस नज़र आई, उनका असर रसूख नज़र आया, जिसकी वजह से जो है वो मामला आगे चले। और जैसे बहुत सारे सोर्सेज ने ये भी बताया कि वो जनरल फैज़ के साथ उन रब्ते में रहीं, उनकी कहने पे बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलती रहीं। तो अभी भी ऐसा ही है, वो चीज़ों को जो है अब फ्रंट फुट पर आके खेल रही हैं, वो फैसले दे रही हैं, इजलास में बैठ रही हैं, खिताब कर रही हैं, कारकुनों को धमका रही हैं कि अगर वो कारकुन लेके ना आए, एहतजाज में भरपूर शिरकत नहीं की तो उनको फारग कर दिया जाएगा। तो अब उसका एक रिएक्शन भी है। तो बाकी क़यादत जो हम इस्लामाबाद में जो बैठी क़यादत है उनकी, अब वो उस तरह का रिएक्शन नहीं दे रही, खामोशी है उनकी तरफ से। उस तरह से इस तरह का बढ़ चढ़ के जो है वो एहतजाज के हवाले से कोई अभी लगता है ऐसा है जैसे तहरीक इंसाफ में अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या वाकई ये एहतजाज होना है या नहीं होना है, और अगर होना है तो किस लेवल पे जाकर एहतजाज होना है। ये जो अभी तक बयानबाजियां सामने आ रही हैं, अली अमीन गंडापुर साहब जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये जो बुशरा बीबी की जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, ये हर एहतजाज से पहले इसी तरह लोगों को जो है वो तैयार किया जाता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे खान के लिए। लेकिन अब देखते हैं कि जब करंट 24 को क्या ग्राउंड पे सूरत हाल बनती है, कितने लोग जो है वो जमा हो पाते हैं, कितने लोग जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ ऐसे ही है। आमिर खाकवानी साहब, 24 नवंबर इज अबाउट टू कम, लेकिन हम उस तरह की तैयारी है, उस तरह की प्लानिंग नहीं देख रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिस तरह राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि हमें खतरा कोई नहीं है क्योंकि ये बगैर किसी प्लानिंग के आ रहे हैं। आपको लगता है कि प्लानिंग का फुकदान है अभी 24 नवंबर के एहतजाज के लिए? देखें, इस वक्त तक तो कोई तैयारी नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं कि प्लानिंग का अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस दफा खान साहब की जो अपील है वो अपने कारकुनों से डायरेक्ट है, तो लोग अपने तौर पर बाहर निकले और वो आए। लेकिन आप राना सनाउल्लाह के दावे अपनी जगह, लेकिन आप देख लें, हम भी यहीं पर हम सब देख लेंगे कि 24 से दो दिन पहले ही बल्कि
पूरा इस्लामाबाद को फिर ये सील कर देंगे, वहाँ पे कंटेनर रख देंगे, सड़कें खोद देंगे, खंदकें से बना देंगे और पता नहीं क्या क्या कर देंगे, शहर के लोगों के लिए जीना आराम हो जाएगा। तो हुकूमत तो बहुत कमजोर और इनसिक्योर है। अब हर दफा पैनिक होती है, इस दफा भी पैनिक होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पीटीआई क्या करती है, ये कारकुनों का नाम काल है, वो क्या करते हैं, माजी में इस तरह होता नहीं है। इस तरह के एहतजाज के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है और ज़ाहिर है लोगों को प्लान, फिर देखें ये भी अभी नहीं पता ना प्लान है क्या, या क्या वो एक दिन का वहां पे एहतजाज है, लोगों ने ज़ाहिर जलसा तो है नहीं, जलसा तो अलाउ नहीं, जलसा तो हुआ नहीं है, उन्होंने जलसे के लिए तो कोई दरखास्त ही नहीं है, एहतजाज करना है, कोई वहां पे कोई धरना देना है, तो क्या करना है और वो कितनी देर करना है, कितने घंटों करना है, एक दिन का, ज्यादा दिनों का। तो ये इशूज है। मेरा ख्याल है पीटीआई को और इमरान खान साहब को इस हवाले से क्लियर किसी को नॉमिनेट कर देना चाहिए, इवन अलीमा खान को या किसी को अगर नॉमिनेट कर देते हैं इस एहतजाज के लिए कि वो उसको लीड करें, तब जसरोताल की जो वाज़ेह होगी और पीटीआई की कारकुनों के लिए भी ये दो अमली और ये कंट्रडिक्शन कम होगी। इस वक्त तो बहुत कंफ्यूजन है, हर बंदा अपनी डफली बजा रहा है और कोई ज़ाहिर है वो बात बन नहीं रही। मेरा ख्याल है अभी भी ज्यादा डिपेंड वो केपी पर ही करेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है केपी पे वो डिपेंड करेंगे? जिस तरह से आमिर साहब आपने बात की कि कोई एक मुख्तस कर देना चाहिए, कोई एक बंदा जो इस एहतजाज को लीड करे, तो आदिल साहब हमें याद है कि एक कमेटी बनाई है बानी पीटीआई ने, वो कमेटी कह रहे थे कि अब इस एहतजाज के बारे में तमाम तर फैसले वो कमेटी करेगी, नाम उन्होंने खुफिया रखे हुए थे, लेकिन वो कमेटी भी हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल इसी तरह से है। वो मैं तो कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ खुद अभी तक कंफ्यूजन का शिकार है कि क्या जिस तरह से माजी में तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करती रही है, इस दफा फिर वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने में कामयाब हो जाएगी। पंजाब से रिस्पांस आएगा? लास्ट जो एहतजाज इस्लामाबाद के किया गया, देखें अब तो ये तहरीक इंसाफ के अंदर स्ट्रीट पावर की क्वालिटी तो है और हम देखते रहे हैं कि जब भी कॉल दी गई है, चाहे थोड़े एक जिसे कहते हैं एक्टिव कारकुन जो है वो हमें नजर आए हैं और उन्होंने हुकूमत को टफ टाइम दिया है। इस दफा भी होगा तो हो जरूरी है, यानी कि इस्लामाबाद में एहतजाज भी होगा, आंख मचोली भी होगी, शेलिंग भी होगी, जख्मी भी होंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी, ये सिलसिला चलता तो रहेगा, लेकिन उसकी शिद्दत कितनी हो सकती है ये असल सवाल है। क्या तहरीक इंसाफ इतनी शिद्दत से एहतजाज करेगी कि हुकूमत को मजबूर करे, एस्टैब्लिशमेंट को मजबूर करे कि वो इमरान खान से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए? असल तो ये चीज़ है। अगर तो वो एक नॉर्मल एहतजाज हुआ और एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, तो इससे एस्टैब्लिशमेंट को या हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मेरा नहीं ख्याल है कि इतने से एहतजाज से ये जो है वो इमरान खान के सामने जो है एस्टैब्लिशमेंट घुटने टेक देगी, उनके लिए रिहाई की उनकी बातचीत शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं सिचुएशन अभी बनना शुरू हुई है। हुकूमत भी उस तरह से अभी, जैसे हमने माजी में देखा था हुकूमत पैनिक हो जाती थी, अभी उस तरह से पैनिक होती हुई दिखाई नहीं दी है। उनको शायद लगता है कि तहरीक इंसाफ उस तरह से एहतजाज नहीं कर पाएगी। ये तो आने वाला 24 नवंबर का दिन बताएगा कि तहरीक इंसाफ कितने कारकुन केपी से लेके आती है और कितने कारकुनों को पंजाब से मुतहर्रिक कर सकती है, क्योंकि पंजाब से जब तक तहरीक इंसाफ मुतहर्रिक नहीं होगी केपी से मेरा नहीं ख्याल है कि इस दफा उस तरह का रिस्पांस आएगा जैसे माजी में। पंजाब का रिस्पांस बहुत ज़रूरी है। इफ्तिखार साहब, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब वो कह रहे हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा और तमाम तर मामलात इस्टेब्लिशमेंट देखेगी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब बारहा कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुशावरत करें, डायलॉग करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो डायलॉग की सियासत करना ही नहीं चाहते। अब अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं फिर से कि इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, तो आपको लगता है कि कोई बात हो सकती है इस्टेब्लिशमेंट से, या इस्टेब्लिशमेंट भी बात करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? देखें, जहाँ तक मेरे जराए का जो है वो ताल्लुक है, उसमें बैकग्राउंड में कुछ बातचीत जरूर चल रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खामोशी है और रेडियो एस्टैब्लिशमेंट के एक हिस्से के साथ जो है इस एहतजाज से पहले भी बातचीत जो है वो हो रही थी, और उसमें ये तो नहीं कह सकते कि मामलात जो है वो तय पाए हैं या जो इतनी लेजिस्लेशन हुई और इतने काम हुए उसको रिवर्स जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन जो एहतजाज की सूरत है और जो इसकी सूरत बन के सामने आ रही है, ये भी रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसी कैलकुलेशंस हुई कि आएंगे और इस्लामाबाद एंटर नहीं हो सकेंगे और काम नहीं हो सकेगा। अब इस्लामाबाद की जनरल ज्योग्राफी तो 5-6 हज़ार 10 हज़ार लोग अगर इस्लामाबाद में जमा हो भी जाते हैं तो उनको कंट्रोल करना जो है
बहुत मुश्किल काम है और स्टेट कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि बात जो है वो खून खराबे तक पहुंचे। लेकिन जब आप केपी की स्ट्रेंथ की बात कर रही हैं और वो पार्टी जिसने तकरीबन कोई पिछले जो है 2 दिहाइयों से जो 1 दिहाई से जो है वो उधर हुकूमत जो है वो कर रही है, अगर वो अपने साथ लोग आधे भी लेकर आ जाएं जितने उनकी जो है वो स्ट्रेंथ है, तो वो एक हुकूमत है। ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी है जो मूवमेंट कर रही है, वो अपने तमाम रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल जो है वो करेंगे। और जितने लोगों से मेरी बात हुई है उन्होंने बाकायदा लिस्टें बनाई हुई हैं और जिस किस्म के भी उनको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो तैयारी कर रही है, जैसे उन्होंने पहले जो है वो सारे हर्डल्स और कंटेनर्स वगैरह हटा दिए थे, इस बार भी उन्होंने तैयारी की है। लेकिन इस बार सिर्फ केपी से ये तैयारी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि और जगहों में भी ये काम हो और इस बार वापस जाने का केपी की तैयारी जो है वो काफ़ी नहीं होगी और वापसी का भी उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे। आमिर खान साहब, अगर हम अली अमीन गंडापुर साहब की पर्सनैलिटी के हवाले से बात करें तो आपको लगता है कि वो इतने कैपेबल और सीरियस इनफ हैं कि उनकी बात पे हम यकीन करें? जो वो बातें दावे पहले भी कर चुके हैं, हमने देखा ऑन ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ नज़र आती है। अभी उन्होंने इजलास में अल जिहाद के नारे लगाए हैं जिस पे अज़मा बुखारी कह रही हैं कि ऐसा करने वालों का हाल वही होगा और वही रद्द-ए-अमल हम दिखाएंगे जो हमने खारजियों के साथ किया। देखें, ये तो कोई शक नहीं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने बोलेपन में ही कहूंगा, बड़े बड़े बातें और बुलंद बाम दावों से अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब कर ली है कि उनकी बात को बहुत सीरियस नहीं लिया जा सकता। लेकिन बात जहां तक अज़मा बुखारी साहब की है, बात ये है कि इनके पास भी कोई हमारी जो पॉलिटिकल हुकूमत है खैर से इतनी कैपेसिटी नहीं है, ये फौरन डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हाथ कर फूल जाते हैं। अच्छा देखिए, पीटीआई के जो रहनुमा बाहर हैं उनमें से बेशतर रहनुमाओं के बारे में एक राय है जो खुद तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के जो उनके हार्ड लाइनर्स हैं उनकी राय ये है कि ये कंप्रोमाइज लोग हैं, सभी कंप्रोमाइज लोग हैं, जिनमें से बेशतर कंप्रोमाइज हैं, इसी वजह से बाहर है। और कुछ के बारे में पीटीआई के अंदर के हल्के के लोग जो हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर कंप्रोमाइज नहीं है तो इनकी कैपेसिटी का इशू है। मतलब इनके पास इतनी कैपेसिटी, देखें इतना बड़ा एहतजाज को ऑर्गेनाइज करना भी आसान काम नहीं होता, लोगों को लेके चलना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं है। और फिर आपने उनको सेफ एग्जिट भी देना होता है, यानी आपने ये भी तासर बनाना होता है कि हमें कामयाबी हासिल होती है। आप लोगों को लेकर अपने घरों से निकाल के 24 नवंबर को इस्लामाबाद में आप अंदाजा है कि वहाँ पे ठंड हो चुकी है अच्छी खासी और बारिश भी मुतवक्की है। अगर बारिश होती है, ठंड होती है, उसमें लोगों को बाहर निकाल के आए और सेलिंग का, और जाहिर इसमें तो कोई शक ही नहीं ना कि हुकूमत उसको बहुत सख्ती से डील करेगी और वो उनको डंडे पड़वाएं और सेलिंग करवाएं और उसके सारी इतनी कशमकश के बाद पता लगे कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो वो फिर लोगों का मोराल बहुत डाउन होगा। अब ये पता नहीं खान साहब ने 24 नवंबर की कॉल क्यों की है, कोई सोच समझ के ही की है या तो उनको लगता है कि कोई एक बड़ा कोई रिएक्शन हो सकता है, पता नहीं। अब बज़ाहिर तो नहीं लग रहा, बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा। आदिल साहब, एक धड़ा जो कि खान साहब को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर एहतजाज, आपको लगता है कि वो धड़ा कामयाब हो सकता है या अब टाइम गुजर चुका, अब एहतजाज होके ही रहेगा? जितनी भी प्लानिंग है, जो भी तैयारी है, अब 24 नवंबर को एहतजाज होके ही रहेगा? देखिए, जो 24 नवंबर की कॉल है उसके पीछे उसका कुछ पस मंज़र भी है। 25 नवंबर को जो GHQ हमला केस की जो केस था जिसमें 120 लोगों का ट्रायल हो रहा है, आज जो है वो लतीफ़ खोसर साहब ने एक अर्ली ट्रायल, फौजी ट्रायल के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, वो भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि उसकी सुनवाई हो जाए। दूसरा जो है 25 नवंबर को जो है वो फर्द जुर्म आयद होनी है, बानी PTI पे है। आज उन्होंने जो है उसकी जो इंस्पेक्शन नोट है वो उनको रिसीव करवाया है। तो आने वाले दिनों में चीज़ें जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ी मुश्किल होती हुई, बल्कि यूँ कहा जाए कि बानी PTI के लिए मुश्किल होती हुई नजर आ रही है और इसीलिए वो बेखबर नहीं है सूरत हाल से। उनको अंदाजा है सूरत हाल का कि आने वाले दिनों में किस तरह से उनके खिलाफ जो है वो केसेस के फैसले आ सकते हैं या उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो सकती है। उसके बाद कौन से केस किस तरह से प्रोसेस होगा, तो इसको जो जिसे कहते हैं कि एक प्रेशर के तौर पर वो चाहते हैं कि 24 को एहतजाज और उसके बाद एक ऐसा प्रेशर बिल्ट हो कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चीज़ों को ताख़ीर का शिकार कर दे या मामला किसी बातचीत की तरफ निकल आए। लेकिन वो ये
बहुत सारी चीज़ें वो उनकी असेसमेंट लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उस तरह से उनकी असेसमेंट है। अगर तो एस्टैब्लिशमेंट ने उनके हवाले से एक फैसला किया हुआ है, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनली तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो बाइडन हुकूमत जो है वो जा रही है और ट्रंप हुकूमत आ रही है, तो एक इंटरनेशनल प्रेशर या एक इंटरनेशनल जो तवज्जो है वो अपनी तरफ हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद में जिस टाइम प्रोटेस्ट होता है तो पूरी दुनिया की नजरें होती हैं इस्लामाबाद पे। इफ्तिखार साहब, आपको लगता है कि पीटीआई का ये एहतजाज हुकूमत पे दबाव डाल सकता है या दबाव डाला हुआ है, प्रेशर में आ सकती है हुकूमत? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि उस किस्म का प्रेशर बिल्डअप होगा जिसमें हम कोई बड़ी चीज़ों की तवक्को जो है वो लें। एहतजाज का जो वाहिद मकसद लगता है, और बज़ाहिर वो ऐसा है भी, जिस किस्म की चीज़ों की फ्लो है वो कुछ गारंटीज़ के हवाले से है, जिसमें सबसे पहली गारंटी तो यही है कि इमरान खान की रिहाई वो की जाए, और जो उनके ऊपर केसेस हैं, सिर्फ 62 केसेस तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर हैं, और बाकी जो कोर्ट में जो बातें जो है वो अटकी हुई हैं, उनका एक रैप अप हो। मेरा नहीं ख्याल कि अगर तहरीक इंसाफ प्रैग्मेटिक सोच रखे, और उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोच रखते हैं प्रैक्टिकल कि इस दौरे हुकूमत में तो कम से कम वापस आना और चीज़ों को लपेट देना नामुमकिन है, लेकिन आइंदा के लिए जो सियासत का रेलम है उसको इनके लिए जो है वो खोलना, इसके लिए एहतजाज की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि अगर तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाज जो है वो छोड़ भी देती है, क्योंकि ये उनकी तर्ज सियासत है, तो उनकी कोई वैल्यू सिस्टम के अंदर जो है वो नहीं बचती, क्योंकि जिस तरह वो आमिर साहब भी बता रहे थे कि बहुत सारों के ऊपर शुबा ये है कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो अगर अब वो आते हैं तो वो अगर नहीं आते और एहतजाज की कॉल नहीं भी देते और उस तरह एक्शन नहीं करते जिस तरह पार्टी की तवक्कुआत है, तो वो चीजें और ज्यादा ऑब्वियस हो जाती हैं। इसलिए बात इस हद दर्जे तक आ चुकी है कि अगर कोई एहतजाज में शामिल नहीं होता तो शायद वो फ्यूचर में पार्टी का हिस्सा ही ना हो। तो एक्सट्रीम स्टेप्स की तरफ जो है वो जाया जा रहा है, और 24 को जो है उसका आंसर निकलेगा। मेरे ख्याल में ये तसादुम की तरफ तो जा रहा है, लेकिन ये चीजें अपनी एक मंतकी अंजाम की तरफ भी जा रही है। अच्छा, अब सवाल ये भी है ना खाकवानी साहब कि 24 को इसका जवाब मिल जाएगा या फिर प्रोलॉन्ग होगा, ये हमें इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, मेरा ख्याल है जब तक बानी पीटीआई इमरान खान जब तक रिहा नहीं होते, ये सारी चीजें जारी रहेंगी, ठीक है, शिमगा जारी रहेगी। और भारत हमने देख लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है वो बार बार अपने पार्टी लीडर की कॉल पे दोबारा निकलता भी है, निकलेगा भी सही, और डाउट ऑफ बेनिफिट देते हैं काफी ज्यादा अपने लीडर की गलतियों को भी, गलत स्ट्रेटेजियों को भी। और अब तो पाकिस्तान का आमदनी स्केपगोट बहुत सारे हैं, एक नहीं है, वो कई हैं, किसी पे भी डाला जा सकता है। अली मीन गंडापुर से लेकर आप पीटीआई के किसी भी कैडर में डाल सकते हैं कि इनकी नायानी और नाकामी की वजह से कि हमारा ऑपरेशन या मिशन कामयाब नहीं हुआ। तो ये मामला तो चलता रहेगा। 24 नवंबर अहम ये है कि कितना बड़ा शो ऑफ वार कर सकते हैं, और जिस तरह भी आदमी साहब ने भी कहा, ये भी हर कोई देख रहा होगा, खासतौर पे इंटरनेशनल सतह पे भी, कि इसको अगर सख्ती से डील किया गया और खुदा ना खास्ता कोई खून खराबा हुआ तो उसका भी इम्पैक्ट ज़ाहिर पड़ता ही है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। वो सारी चीजें देखने की है। मेरा नहीं ख्याल एहतजाज खाकवानी साहब, मीनवाइल एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होते नजर आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें चल रही है। अच्छा, खान साहब ने अभी आपने खबर ये सुनी होगी 2-3 दिन पहले, बाकायदा लगी हुई थी हर जगह पे कि उन्होंने अपनी इसको अख्तियार दिया, कमेटी को अख्तियार दिया है, लोगों को बनाया ही इसलिए गया है। ये जो उमर अयूब है या बैरिस्टर गोहर हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, क्योंकि अख्तियार देने का मकसद ही है कि कोई डील हो, कोई मामला हो, लेकिन आसान नहीं है दोनों तरफ से। ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है, इतना बड़ा है। और खान साहब के देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर भी एक भी ऐसा गारंटी नहीं है जो इमरान खान की जिम्मेदारी ले सके। ये बड़ा मसला है, और ये एक बहुत बड़ा इशू है कि खान साहब उनको ट्रस्ट नहीं है, खान साहब को इधर ट्रस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि खान साहब किसी भी वक्त यू टर्न ले सकते हैं, और खान साहब ये कहते हैं कि सियासत की खूबसूरती ही यू टर्न है। नाज़रीन, हमें भी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम VPN पे बात करेंगे। शरई है इसका इस्तेमाल, गैर शरई है, हुकूमत खुद कशमकश का शिकार है। वेलकम बैक नाजरीन। चंद रोज़ पहले इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने VPN के इस्तेमाल को गैर शरई और हराम करार दिया। उसके बाद वजारत दाखिला ने PTA को एक ख़त लिखा। ख़त के जवाब में PTA ने VPN आर्जी तौर पे बंद किए रखा।
अब हमने देखा कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के जो चेयरमैन है अल्लामा रागिब नईमी साहब, उन्होंने फतवा दिया कि VPN का इस्तेमाल हराम है। इसके बाद हमने कुछ दीगर मौलाना साहब, अगर हम बात कर लें मौलाना तारिक जमील की, तो उन्होंने कहा कि फतवा बिल्कुल गलत है और अगर VPN का इस्तेमाल हराम है तो फिर मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल हराम है। यानी तज़ाद बयानात अब इस पे सामने आ रहे हैं। अब हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया है। सवाल ये है आदिल साहब कि VPN पर आखिर फतवा देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल है या हमारे उलमा है, उनको थोड़ा सा जो है मुतात हो के मज़हब का मामला या फतवे जो हैं वो देने चाहिए। अब ये बड़ा मजाका खेज सी सूरत हाल है कि आप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रहे हैं। असल तो मसला VPN का नहीं है, असल मसला तो यह है कि जो VPN लगा के अगर कोई गैर अखलाकी मवाद देखता है या गैर जो अखलाकी मवाद अपलोड करता है, वो आप उसके हवाले से कोई मजहबी उस पर जो है कोई अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन आपने VPN के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो आपका PTA है वो एक रजिस्ट्रेशन कर रहा है, अब तक सिर्फ 25,000 जो है वो VPN जो है वो रजिस्टर्स हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो रजिस्टर करा ले वो हलाल है और जो रजिस्टर ना कराए वो हराम है। यानी कि एक ऐसी मजाका खेज सी बात जो है वो सामने आई है जिससे जो है मज़हब का भी मजाक बनता है और पाकिस्तान की भी जो है जो इंटरनेशनली जो है वो बनती है। दूसरा मसला ये है कि 2016 से पॉलिसी बनी हुई है VPN के हवाले से। ये रेगुलाइज करना तो हुकूमत का काम है, होना भी चाहिए, क्योंकि आप जिस खित्ते में रहते हैं, जिस किस्म के मसाइल का आपको सामना है, बॉर्डर टेररिज्म का सामना है, जो मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदर, जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन आप इस पोलिटिकल इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए अगर इस तरह की बेतुकी हरकतें करेंगे तो उससे आप मजाक ही बनेगा आपका। अब एक तरफ आप कहते हैं कि जो IT की एक्सपोर्ट है वो बढ़नी चाहिए, 38% आपकी एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले में बढ़ी है। दूसरी तरफ 10 लाख से ज्यादा कोई फ्रीलांसर्स हैं जो मुख्तलिफ कारोबार से वाबस्ता है। तो आप यानी कि आपने VPN हराम करार दिया, तो इसका मतलब है आपने उन तमाम कारोबार को भी हराम करार दे दिया जो बिल्कुल ऐसे। इफ्तिखार साहब, जिस तरह से अगर हम IT इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, बात करें आदिल साहब, तो IT इंडस्ट्री तो VPN के बगैर चल ही नहीं सकती। और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमारी हिमायत करना चाहिए रागिब नईमी ने, लेकिन ये तो उल्टा हुकूमत के गले पड़ गई है, ऐसा लग रहा है हमें। देखें जवेरिया, जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है या उलमा है, उनका एक अपना मौक़िफ़ जो है वो चीज़ों के हवाले से जो है वो रहा है। लेकिन स्टेट की जो इंटेंशन है और जो तरीक़ाकार है, जिसकी तर्ज अमल पर जो है उनको कुछ चेंजेस जो है वो करनी चाहिए, वो नज़र नहीं आती। और अगर इसी किस्म के जो है वो इस्लाहात आपने मज़हब के नाम पे जो है वो करनी है, तो ये मुनाफिरत जो है वो पैदा करेगी अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि सिर्फ हुकूमत ने एक डिसीजन तो ले लिया और इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने फतवा भी जो है वो दे दिया, लेकिन हुकूमत के अंदर से ऐसी आवाजें आ रही हैं कि ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं इस बात से इख्तिलाफ नहीं करता। इफ्तिखार साहब, क्योंकि हुकूमती ओहदेदार भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, VPN के थ्रू ही तो एक्स इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके प्राइम मिनिस्टर और PM ऑफिस और ऑफिस सारा जो है वो VPN के इस्तेमाल से ही जो है दुनिया को बता रही है कि क्या हो रहा है। हालांकि सिर्फ VPN बैन नहीं है, बल्कि X भी जो है वो बैन। लेकिन दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यूजली पाकिस्तान के अंदर चाइना की मिसाल लेते हैं, क्योंकि चाइना हमारे लिए एक रोल मॉडल के तौर पर CPEC के बाद जो है वो सामने आया है। लेकिन अगर आप चाइना के साथ जो है अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो फिर उन्होंने हर चीज का ऑल्टरनेट भी दिया है। यहाँ पर बैन तो लगा दिया जाता है, लेकिन कोई ऑल्टरनेट है नहीं। सऊदी अरेबिया या जो गल्फ ममालिक है, हर जगह पर जो है सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर पाबंदी है। बल्कि यूरोपियन ममालिक, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने 16 साल तक बच्चों के ऊपर जो है पाबंदी लगा दी कि वो सोशल मीडिया को जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर आपने जो है आपकी सोच जो है वो कुछ और करने की है और आप करते जो है वो उसको और तरीके से हैं, तो लोग इतने प्रूफ नहीं है, सबको समझ आती है कि एक्चुअल वजह क्या है VPN बंद करने की। तो फिर आप कोई ऐसा ठोस जवाब तो लेकर आए जिसको लोग कम से कम माने। बिल्कुल ऐसे है। तो खाकानी साहब, आपको क्या लगता है ये VPN का जो मामला आप उठाया है, ये शरई है, गैर शरई है, हराम है इसका इस्तेमाल, इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है? देखिए ये तो सच्ची बात है, बड़ा ही मुझे खेज रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा बड़ी माजरत के साथ कि जब इतने अहम अदारों में पॉलिटिकल बेस पे अगर अपॉइंटमेंट्स होंगी तो फिर ऐसा ही होगा।
اسلامی نظریاتی کونسل ایک بہت ہی باوقار فورم ہے، تو اس کی سربراہی کے لیے بھی پولیٹیکل بیس پہ تقرر نہیں آنا چاہیے. جو موجودہ چیئرمین ہے وہ بھلے آدمی ہے، اچھے آدمی ہے، ہمارے بھی بڑا اچھا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہی ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنی گہری اہلیہ بھی پچھلی بار مسلم لیگ نون کی طرف سے ایم پی دی ہیں خواتین کی سیٹوں پہ، تو ایک بالکل ایک خالصاً پولیٹیکل بیس پر وہ لگتا ہے انہوں نے. آج حامد میر صاحب نے ان کا کالم بھی چھاپا جس میں انہوں نے بڑا سخت سی انہوں نے سرخی بنائی. انہوں نے کہا کہ خوش آمدی علماء اور اس طرح کر کے انہوں نے دو سخت سے کافی. تو وہ ایک یہ اس طرح کی جو مطلب لگ رہا ہے بظاہر یہی تاثر سب نے لیا ہے کہ حکومت کو خوش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس طرح فتوے چلتے نہیں. یہ اور یہ اسلامی نظریاتی کونسل کو فتوے دینے کا کام ہے ہی نہیں. اسلامی نظریاتی کونسل تو تجاویز دیتی ہے حکومت کو قوانین کے حوالے سے بھی، کون سے شرعی یا غیر شرعی اس حوالے سے. اس کا کام پبلسٹی میڈیا پہ آ کے پبلسٹی دینا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا ہے ہی نہیں. اور میرا خیال ہے وی پی این کے بارے میں معلومات لینی چاہیے کہ ہے. اور پاکستان میں تو یہ سب کچھ دیکھیں، مجھے تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو ایکس پر ٹویٹر ایکس پر پابندی ہے یہ بالکل غلط ہے، بلا جواز 100% پولیٹیکل ہے. میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ یہ صرف نیشنل سیکورٹی کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں ہے. نیشنل سیکورٹی کے لیے آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ فیس بک کے پیجز بھی استعمال ہو رہے ہیں، تو فیس بک پر پابندی نہیں ہے. اور بھی ٹھیک ہے خاکوانی صاحب، آپ کی رائے سامنے آ گئی. اب اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں اپنے پینل کے سامنے سوال رکھنا چاہوں گی. عادل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں جو ہمارے علماء کرام ہیں انہیں بھی بات کرنے سے پہلے، کوئی بھی فتویٰ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے، کیونکہ اب بات ایسی نہیں ہے کہ آپ نے کر دی تو ختم ہوگی، اب وہ بات پھیلے گی اور اس کا اثر رکھے گا اور سوسائٹی پہ بھی اس کا امپیکٹ ہوگا؟ بالکل سوچنا چاہیے. ٹیکنالوجی ہمارے علماء بھی استعمال کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری بھی ہے. ترقی کرنی ہے تو یا اپنے جنگل کے زمانے میں واپس جانا ہے. ٹیکنالوجی کے بغیر ترقی تو ممکن ہو نہیں سکتی ہے. ایک طرف حکومت 5E کی بات کرتی ہے، وہ ہر ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ IT بیس کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کی پرفارمنس بہتر ہو، اور دوسری طرف آپ اس طرح کے جو ہے وہ بیہودہ چیزیں سامنے آتی ہیں جس کی وجہ سے بدنامی ہوتی ہے. یقیناً یہ مذاق خیز ہے. افتخار صاحب، آپ کی رائے اس پہ جاننا چاہوں گی. دیکھیں، سوچنا تو ضرور چاہیے، ہر چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں اس کو ٹیکنالوجی اور گورنمنٹ پالیسیز کو جو ہے اس کو کسی اور طریقے سے جو جدید سوچ ہے اس کے مطابق جو ہے ڈیل کرنا چاہیے. اس میں اگر آپ اس قسم کی مذہبی بحث جو ہے وہ چھیڑ دیتے ہیں تو میرے خیال میں اس کے ڈرا بیکس جو ہے وہ زیادہ ہیں. خاکوانی صاحب بالکل ٹھیک ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں صرف یہ نہیں، بلکہ ایک بڑے کراچی کے ایک بڑے معروف بڑے مذہبی ادارے نے ارسطو ڈرامے کے خلاف بھی فتویٰ دیا ہوا تھا. اس سے کیا کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ پی ٹی وی پہ چلا ڈرامہ اتنا بہت پاپولر ہوا. تو مذہبی فتوے آنے نہیں چاہیے اور اصولی بات کرنی چاہیے. اصولی بات یہ ہے کہ VPN لگا کے کوئی غیر اخلاقی مواد اور اس طرح کی جو چیزیں وہ غلط. اصولی بات علماء کرنی چاہیے کہ ٹی وی کا یا اور جگہوں پہ ان کا غلط استعمال وہ غلط. ٹھیک ہے، پوری بات ہونی چاہیے تھی اور ہر چیز میں مذہب کو نہیں لانا چاہیے، کیونکہ یہ مزاحیز ایک عمل ہے اور اس نے یقیناً جو امپیکٹ چھوڑا ہے وہ بھی کچھ اتنا اچھا نہیں ہے. ناظرین، ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسرائیلی بربریت کی بات کریں گے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اسرائیل نے لبنان پہ بڑا حملہ کیا اور اگر ہم 24 گھنٹوں کی بات کریں تو 145 سے زائد مقامات پر بمباری کی گئی. حزب اللہ کے میڈیا ترجمان محمد عفیف کو شہید کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج نے غزہ پر بھی حملوں میں اضافہ کر دیا ہے. عادل صاحب، اپیرنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی حملوں میں بمباری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ بھی کہ آسانی سے حزب اللہ کی سینئر قیادت کو کیسے نشانہ بنا رہا ہے اسرائیل؟ دیکھیں، اسرائیل نے جو اپنے ٹارگٹ سیٹس کیے ہوئے ہیں وہ اس کو اچیو کر رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اسلامی ممالک کی ایک کانفرنس ہوئی، اس میں ایک اعلامیہ پاس ہوا، لیکن اس کا کوئی اثر جو ہے اسرائیل پہ ہمیں نظر نہیں آیا. اب دوسری چیز یہ ہے کہ صرف ہم نے دیکھا ترکیہ کی طرف سے جو ہے
जैसे जो इसराइली सदर के फ़िज़ाई हदूद के हवाले से कोई फ़ैसला है या और बहुत सारे मामलात हैं, तो ये अमली इक़दाम जो है वो हमें अरब रियासतों की तरफ से जब तक होता हुआ नज़र नहीं आएगा, जब तक उसके तरसील के रस्ते बंद नहीं होंगे, जब तक उसकी फ़ज़ाई हदूदें जो है वो बंद नहीं होगी, उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि जो है वो इसराइल के ऊपर कोई प्रेशर बिल्ट हो सकता है। सिर्फ अरब रियासतें या मुसलमान रियासतें सिर्फ ये सोचें कि ट्रंप आ गए हैं, वो आके जंग ख़त्म करा देंगे, तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह से जंग ख़त्म होगी। अरब मुल्कों को जो है इसमें जो है कोई स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए इसराइल को रोकने के लिए। अगर मिलके ये कोई स्ट्रेटजी, कोई जो हकीकत पसंदाना स्ट्रेटजी हो, सिर्फ बयानबाजी ना हो, उसके बगैर मुमकिन ही है नहीं है कि इसराइल का जो है वो रास्ता रोका जा सकता है। तो अब देखते हैं कि अभी तो ट्रंप ने आना है, उसके बाद कोई इकदाम होंगे। अभी तो अमरीकी इंतज़ामिया की कोई पॉलिसी में तब्दीली नज़र नहीं आ रही। इसराइल मुसलसल जो है वो अपने टारगेट्स पे हमले कर रहा है और वहाँ पर शहादतें हो रही हैं। तो ये सूरत हाल आने वाले दिनों में मजीद कशीदा ही होगी जब तक कोई इसमें अमली इकदाम नहीं होगा। अमली इकदाम बहुत ज़रूरी है। इफ्तिखार साहब, अरब ममालिक का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये किरदार कब अदा किया जाएगा? आपको ऐसा लग रहा है कि इसराइल अपनी बर्बरियत को एक न्यू नॉर्मल बनाता जा रहा है? सिर्फ हमारा ये काम है कि हम लफाजी का इस्तेमाल कर दें, हम मजम्मत करें, सोशल मीडिया देखें तो हम इनकी स्टोरीज शेयर करते जाएं, सिर्फ यही हमारा काम है क्या? देखिए, कोई अमली इकदाम तो लगता नहीं है, और ना मेरे ख्याल में इस टाइम पर कोई ऐसे पावरफुल एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कोई अमली इकदाम कर भी सके। सेइंग दैट जो हम देख रहे हैं इस टाइम पर, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल और फ़लस्तीन वाली जंग में नहीं, बल्कि यूक्रेन और रशिया वाली जंग में भी हम एक एक्सेलरेशन देख रहे हैं। और अब तो अमेरिका ने इजाज़त भी दे दी है यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है रशिया को सेंट्रल में जो है वो अटैक करने के लिए। उसकी वजह यह है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में नहीं आते, क्योंकि उनको मैंडेट दिया गया है कि वो बातों को जो है वो रिजॉल्व करें, और वो इस मैंडेट पे आ रहे हैं कि जंग का जो है वो खात्मा करें। अपेरेंटली लगता तो यही है, लेकिन जो 1 महीना है उसके अंदर जो हम देखेंगे कि ऐसी सूरत हाल बनेगी कि शायद दोबारा इस जंग को जो है वो रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी, अमेरिका की अपने बस की बात जो है वो नहीं होगी। इस किस्म के इकदामात नजर आ रहे हैं इस टाइम पर। बाकी जो इर्द गिर्द के जो रीजनल ममालिक हैं वो साइलेंट स्पेक्टेटर्स के तौर पर हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे इकदामात जो है किसी की तरफ से भी किए जा रहे हैं जिसमें हमें ये नजर आए कि ये जंग जो है किसी यकीनी सूरत हाल में जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, दीगर ममालिक की तो बात अलग, लेकिन अरब ममालिक की अगर हम बात करें तो ख़ाक़ानी साहब, हमारी तालीमात तो ये हैं कि उम्मत मुसलमान जिस्म की मानिंद है। जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ पहुंचेगी तो पूरा जिस्म उसकी दर्द महसूस करेगा, उस तकलीफ़ को महसूस करेगा। ये तकलीफ़ मुस्लिम ममालिक कब महसूस करेंगे? देखिए, बदकिस्मती से ये बात तो इस दफ़ा तो बिल्कुल ही इतनी मायूसकुन है कि आप ये समझ लें उम्मत मुस्लिमा पूरी तरह नाकाम होगी, टोटल फेलियर है और कोई चांस नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बड़े ये अगले 1 महीना जो मौसम है इसमें शिद्दत आएगी, यूक्रेन वाली वार में भी आएगी, इधर भी आएगी। इसलिए आएगी कि उसके बाद इसने एंड हो जाना। मुझे लगता है एंड होने से पहले इसराइल कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे और उसकी जो कैपेसिटी है रॉकेट फेंकने की वो उसको मैक्सिमम तबाह करे। और यूक्रेन में जो मेरा ख्याल है कि ट्रंप इंतजामिया आते ही बंद कराने की कोशिश करेगी। तो अभी जो उनको मिसाइल दिए गए वो भी इसलिए किए गए हैं कि अपनी यानी एक तरह का वो होता है ना, जो एक फाइनल जो नेगोशिएशन से पहले अपनी बार्गेनिंग चिप को जरा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उस तरह की ही होगी। उसका नुकसान हमारे लिए तो बहरहाल यूक्रेन हमारा इसमें डायरेक्ट इशू नहीं है, मिडिल ईस्ट में हमारा इशू है, गजा भी, लेबनान भी। तो यहाँ पे तो टोटल फेलियर, नुकसान और सदमे की कैफियत है और लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। अभी आपने तो कहा कि क्या हमारा यही काम रह गया है कि हम सिर्फ दुख के वजह से और उसमें शदीद सदमे और दुख के आलम से सोशल मीडिया पे पोस्टें करें। बदकिस्मती से हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो मुल्क इसमें किरदार अदा कर सकती हैं वो इंतहाई बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं। पड़ोसी अरब ममालिक जो खास तौर पे वही कर सकते हैं ना, हमारी तो किसी बॉर्डर भी नहीं मिलती, हम 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर बैठे हैं। तो बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही काबिल मजम्मत है
और एक सरियन जुल्म हो रहा है, और इंसानी ज़मीर नाम की चीज जो है ना, आलमी ज़मीर नाम की चीज, वो भी लगता है बिल्कुल नापैद होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, और जितना जुल्म, जितनी बर्बरियत, जितनी ज्यादती हो रही है, पूरी दुनिया इसको देख रही है और खामोश तमाशाई बनी हुई है। अगर हम इस्लामी ममालिक की बात करें तो इस्लामी ममालिक को सिर्फ इस पे इजलास बुलाने की नहीं और सिर्फ एलामिया जारी करने की नहीं, बल्कि अमली किरदार अदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस्लामी ममालिक को अपना किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।